Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. So today we will see the book of Dr. Praful Vijaykar sir, part 1, Theory of Separation. The second chapter of Theory of Separation is Reason for Separations. Yesterday we have seen the separation. What is separation? How it occurs? Yes. And today the reason for separations. So the reason of separations, many of us are not aware that day in and day out, cases we claim as cured may not be real cures and may be dangerous separations. The reason for the above predicament are mainly four. सर ने आप 4 reasons दिए हैं. तो first reason is many of us homeopaths are not aware that homeopathy also can suppress. Hence, they tend to prescribe rather causally. For example, Nux vomica for constipation, Ignitia for grief, Arnica for injury, Staphysagria for mortification. These homeopaths who they don't know about suppression or don't aware about suppressions, they casually prescribe like this. Take one symptoms and prescribe. ये उनकी पॉलिसी होती है. So they never see the suppressions. और अगर कभी दिखता भी है तो समझ में नहीं आता कि सप्रेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो फर्स्ट रीजन है होम्योपैथ्स. सेकंड रीजन है वेरी फ्यू होम्योपैथ्स टेंड टू फॉलो द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर. यस, जो थेराप्यूटिक करते हैं, जो पॉलीफार्मेसी करते हैं, उनको तो कभी हेरिंग्स लॉ दिखता ही नहीं. हेरिंग्स लॉ फॉलो भी हुआ तो भी समझ में नहीं आता कि ये हेरिंग्स लॉ है, इस तरह से फॉलो हो रहा है. यस. एंड द थर्ड रीजन, even if they do not want to follow, they shall never see it until the right constitutional minimum. जब तक जीसीएस आप देंगे नहीं, तब तक ना हेरिंग्स लॉ फॉलो होगा, ना आपको सप्रेशन दिखेगा. The fourth, the right constitutional minimum can never be reached until they apply the cardinal principles rigidly. Yes. तो सबसे पहले तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है वो समझ में आना चाहिए. बहुत से लोग, बहुत से डॉक्टर्स ऐसा समझते हैं कि ये तो थेरोटिकल पार्ट है, ऐसे ही लिख के रखा. नहीं, हैनेमन ने जो भी लिख के रखा है उस थ्योरी में एक एक वर्ड का मीनिंग है. और हैनेमन सर ने हर प्रॉब्लम इन बुक्स में लिख के रखी है. क्रॉनिक माइजम्स, क्रॉनिक डिजीज में, देन मैटरमेटिका प्यूरा में, ऑर्गेनॉन में, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दिस बुक. आपको कौन सा भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी डिफिकल्टी आए, तो उसका सॉल्यूशन इन बुक्स में है. हैनेमन से भी कितने सेपरेशंस हुए, कितने सारे केसेस हैनेमन ने क्रॉनिक डिजीज ये बुक में दिए हैं. द क्रॉनिक डिजीजेस, ये बुक अगर आपने पढ़ा होगा, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्टिंग का अगर आपने पढ़ा होगा, तो नियर अबाउट 97 केसेस उसने सेपरेशन के दिए डॉक्टर हैनेमन के.
खुद के केसेस। तो द क्रॉनिक डिजीजेस, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, चैप्टर नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। आपके पास अगर ये बुक होगा द क्रॉनिक डिजीजेस, उसमें का द नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, ये चैप्टर खोलिए और उसमें सप्रेशन के लिए ये पूरा चैप्टर डॉक्टर हैनीमन ने लिखा है। नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, ये चैप्टर में 97 केसेस डॉक्टर हैनीमन ने सप्रेशन के ऊपर उसमें दिए हैं, जो उनके फेलियर्स थे वो उसके लिए लिखते हैं। और पेज नंबर 1 to 51 आप पढ़ सकते हैं, पूरे केसेस उसमें दिए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है। और मैं आपको उसमें से एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, केस नंबर 95, पेज नंबर 50। ये केस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, डॉक्टर हैनीमन की क्या विजन थी उनकी, किस तरह से वो पेशेंट को देखते थे, क्या देखते थे उसमें, और कितनी जल्दी उनके ये समझ में आ जाता था कि दिस इज नॉट क्योर, दिस इज सप्रेशन, क्या हो रहा है, कहां से कहां डिजीज जा रहा है। यस, ये देखिए पेज नंबर 50, द हैनीमन्स क्रॉनिक डिजीज बुक है, पेज नंबर 50, उसमें से 95 नंबर की केस मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। A student 20 years old had the humid itch which so covered his hands that he became incapable of attending to his work. It was driven off by sulfur ointment. But shortly after it appeared, देखो हैनीमन ने सल्फर ऑइंटमेंट दिया। अब उस वक्त ऑइंटमेंट किस तरह से बनाते थे, तो सिंपल पेट्रोलियम जेली में सल्फर मदर टिंचर डाल के वो ऑइंटमेंट बनाते थे, और वो ऑइंटमेंट डॉक्टर हैनीमन ने उस पेशेंट को लगाने को दिया। इट appeared how much his health had suffered from it. He became insane. देखो separation, direct skin to mind. He became insane, sang or laugh where it was unbecoming, and ran until he sank to the ground from exhaustion. This is really a insane or madness. So from day to day, he became more sick in soul and body, until at least hemiplegia came and he died. My God. This is separation जो हैनीमन ने उनके केस में देखा। सिंपल सल्फर ऑइंटमेंट से इतना डेंजरस सेपरेशन हो सकता है दैट पेशेंट विल बिकम आफ्टर ऑइंटमेंट, यूजिंग ऑइंटमेंट, उसके बाद ही बिकम इंसेन, इंसेन के बाद हेमिप्लेजिया एंड देन डाई। The intestines were found grown together into a, देखो आगे क्या लिखते हैं और कितना गजब का उन्होंने लिख के रखा है। The intestines were found grown together into a firm mass studded with little ulcers full of protuberance. अब देखो ये कैसे पता चला होगा, तब तो कोई सोनोग्राफी नहीं थी, एक्सरे नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या देखा, इंटेस्टाइन में अ फर्म मास स्टडेड विथ लिटिल अल्सर फुल ऑफ प्रोट्यूबरेंस, सम ऑफ द साइज ऑफ वॉलनट।
वॉलनट के जैसा इतना वहां पे अल्सर दिखा, फर्मनेस ऑफ मास दिखा। ये कैसे पता चला? तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त डॉक्टर हैनेमन, अगर कोई केस फेल हो गई, सप्रेशन हो रहा है, केस क्योर नहीं हुए और डेथ हो गई, तो डॉक्टर हैनेमन उनका पीएम करके भी देखते थे, पोस्टमार्टम, which were filled with a substance resembling gypsum. So this is frank syphilitic suppression. Yes. So ये डॉक्टर हैनेमन ने उनके ही बुक में खुद लिख के रखा है। नियर अबाउट 97 केसेस इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में डॉक्टर हैनेमन ने दिया है। वैसे उनके जो अपना मटेरिया का बुक है डॉक्टर हैनेमन का, उसमें भी बहुत से केसेस दिए हैं, ऑर्गेनन में भी है। यस, तो सप्रेशन डॉक्टर हैनेमन से भी हुआ, लेकिन उन्होंने उस सप्रेशन से सीखा। यस, तो हमें भी हमारे केसेस से सीखना है। अगर आपको किसी केस में सप्रेशन दिख रहा है, फेल्योर मिल रहा है, तो उसे डिस्कस कीजिए। मेरे से सप्रेशन हुआ, मेरी केस फेल हो गई, मैं क्योर नहीं दे सका, इसकी वजह से खुद को कम मत समझिए, खुद को डिवैल्यू मत कीजिए। वो केस को आप डिस्कस कीजिए। डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा और आपसे दूसरों को भी सीखने को मिलेगा। इसीलिए कभी भी फेलियर आता है तो ऐसा मत समझिए कि मुझे फेलियर मिला, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। नेवर, ऐसा कभी नहीं सोचना। देखो, हमारे से बहुत कम केसेस जाते हैं, कम केसेस फेलियर होते हैं, लेकिन आप देखो एलोपैथ से कितने पेशेंट मरते हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल में कितने डेथ होते हैं। वो कभी वो लोग कभी इस बात को माइंड करते हैं क्या? नहीं। अगर एक केस फेल हो गई, केस किसी पेशेंट की डेथ हो गई, तो ऐसा तो कभी सुना नहीं ना होगा, हुआ होगा कि उन्होंने पेशेंट लेना बंद कर दिया सीरियस, है ना। तो अगर सीखना है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ बियर करना ही पड़ेगा। इसीलिए इसमें से अगर एक आधी केस फेल होती है तो उसमें से सीखो, फेल क्यों हुई। जब तक हम उस केस को समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कि फेलियर क्यों आया, सप्रेशन क्यों हुआ, पैलिएशन क्यों हुआ, क्यों कंप्लीट क्योर नहीं हुआ। इसलिए बिंदास, अगर कोई केस में फेलियर आता है तो उसे डिस्कस करो। आपका कोई सीनियर होगा, उससे डिस्कस करो, आप जिसको फॉलो करते हैं उनसे डिस्कस करो। यस, तो ये द क्रॉनिक डिजीज, ये बुक सबके पास होना चाहिए और सबने उसे पढ़ना चाहिए। तो फिफ्थ रीजन है, इवन इफ they do want to follow the law of cure, they have no definite guideline as to which is the more important organ and which is the less important organ. What is the meaning of inside out direction, direction of cures and so on? हेरिंग्स लॉ ही पता नहीं। हेरिंग्स लॉ पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़े, पूरा पाठ करके रखे, रट के रखे, लेकिन वो प्रैक्टिकली पेशेंट में कैसे देखना, कैसे फॉलो करना, ये पता नहीं। So my practice of homeopathy in the first 10 years, डॉक्टर विजयकर सर लिखते हैं, my practice of homeopathy in the first 10 years, I confess, has been far from correct. Yes, सर भी यहाँ कन्फेस करते हैं, उनसे भी गलतियां हुई, उन्होंने भी सप्रेशंस दिए,
कितने सारे पेशेंट को मुफ्त गिफ्ट कितने सारे डिजीजेस किए. So I used to prescribe sometimes on single symptom, sometimes on particular, sometimes occasionally on pathology. I used to practice giving importance to only mentals. Not only the concept or base on prescribing was different at different times, but also the posology principles differed. I used to prescribe single remedies, multiple remedies, formulas, three to prescribe 3 or 4 times, 3 or 4 remedies a day or even hourly. I confess that the lack of proper guideline or maybe misunderstanding of those rules already laid down in the organon of medicine, and no standardization of practice due to lack of scientific correlation were and are even today the chief cause of young homeopath going astray. सर यहाँ क्लियरली कन्फेस कर रहे हैं कि सर ने भी किस तरह से स्टार्टिंग के डेज में प्रैक्टिस की, किस तरह से सर भी फार्मूलाज बनाते थे, किस तरह से 2-3 मेडिसिन एट ए टाइम देते थे, 1 आवरली 2 आवरली रिपीटेशंस करते थे, और उन्होंने ये किया करके आज हमें ये सपरेशन का बुक मिला. वो शायद अगर ये नहीं करते थे तो सपरेशन समझ में ही नहीं आता था. और सर ने इतनी अच्छी तरह से, इतने क्लियरली, सिंपल, इजी लैंग्वेज में इस बुक में सपरेशन क्या है, व्हाट इज द सपरेशन, लिख के रखा है. तो सर से जो सपरेशन हुआ, सर ने उसे अंडरस्टैंड करके हमें गिफ्ट किया. यस. सो दोज हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स आर few. Those who learn from their mistakes are few. Those who don't know and go on repeating those mistakes are plenty. There are some of them who even enjoy pride of place as good homeopath in the misled homeopathic community. Yes. Making and breaking rules of running colleges while being a member of leader or some or the other council in homeopathy. Yes. बहुत से डॉक्टर्स हैं जो खुद को लीडर बोलते हैं, होम्योपैथी का लीडर बोलते हैं, लेकिन होम्योपैथी के बारे में कुछ भी पता नहीं, ABCD कुछ भी पता नहीं. बहुत से ऐसे होम्योपैथ हैं जिन्होंने अपने खुद के रूल बना के रख दिया, अपने हिसाब से फार्मूलेज बनाए, अपने हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते. इस वजह से ही होम्योपैथी बैक टूट गए. To prove my point, I am here with quoting and relating few of my cases in the first 10 years of my 25 years practice. सर के 10 साल के प्रैक्टिस की जो भी फेलियर्स थे सर ने, जो भी सपरेशन के केसेस थे सर ने यहाँ पे दिए हैं. तो केस फर्स्ट, एन ओल्ड लेडी ऑफ 60 years plus suffering from chronic migrainous headache for 15 years was treated successfully by me in the initial days of my practice. She had presented with the following symptoms. First, acute headache, frontal and occipital with severe nausea and vomiting accompanied by it. Burning in the esophagus with excessive roughy saliva. Vomiting was spasmodic and greenish in color. ये सिम्टम सुन के आपको भी लग रहा होगा कि कौन सी मेडिसिन लेना है, और सर ने भी वही किया. आफ्टर हैविंग ट्राइड several medicines for migraine, I finally got the result with Iris Verswanium. Repeated 3 times a day for 2 to 3 months.
3 months had barely elapsed after I cured her long-standing illness when she started getting mild tremors in the right thumb. देखो हेडेक गया और हेडेक जाके हेडेक ने क्या गिफ्ट करके गया? Tremors in the right thumb. That is the 7th layer disease, Parkinson's disease. This was followed by tremors in the hand, and within a years a time, she was full-fledged case of Parkinson's disease. Migraine के बदले में Parkinson. Today, for the last 15 years, she has been progressively crippled almost to the extent of being a tremulous vegetable life. I cured her headache and crippled her with Parkinson's disease. This is frank syphilitic suppression. Second case. Another lady coming to me with the widespread baldness was completely and miraculously cured by me with the Vinca minora 200. Administered repeatedly for 6 months on the basis that the hair which had fallen off were being replaced by white hair. Alopecia, simple alopecia cured, but ब्लैक हेयर से नहीं तो व्हाइट हेयर्स. ब्लैक हेयर्स आने चाहिए थे लेकिन उसके बदले में व्हाइट हेयर्स आए. व्हाइट हेयर्स आर syphilitic. This case earned me lot of fame as well as passion, but put my conscience tremendous turmoil as I saw this lady develop a dreaded tumor in the breast which turned out to be malignant. हेयर्स तो आए लेकिन हेयर्स आने के बाद the case become malignant tumor in the breast. I gave her hair and looked and away her life, took away her life. So this is suppression. So other result, many cases of children with recurrent tonsillitis treated by me with specifics and mixtures have been found by me come back with dullness of memory. Yes. They fail to pass in subjects in which they used to previously secure high marks. This is the common suppression. Everyone can see this suppression in children. So कल हमने इस पे डिस्कस किया था. मोस्ट कॉमन सप्रेशन है. The parents are happy that the child has overcome the disease, has developed good immunity to cold drinks, cold things, cold weather, change of weather, etc. They are happy that the child has put on weight and becoming chubby, but they do not relate the loss of memory or dulling of intellect to the disappearing cough and cold. Yes, it is common. Cough and cold repeated attacks कम हो जाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है. This is the indication that SORA goes into psychosis. SORA suppress and psychosis start. Young boys with chronic bronchitis and asthma have been treated with remarkable acumen and relief. They stop getting attack of bronchitis and wheezing, much to the satisfaction of the parents. Yes, the children gradually change in their looks, appearance, and behavior. They become obese,
the features start rounding, the nose changes from sharp to plump, the face changes from long, thin, flaky to pulpy. Some allopathic friends start accusing this homeopath of clandestinely administering steroids. Look at the moon face. Yes. और ये तो बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने लोगों की तो है ही, लेकिन अपने ही कलीग्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स, अगर कोई एक्सलेंट रिजल्ट दे रहा है, फास्ट रिजल्ट दे रहा है, तो पट से रूम्स बनाना शुरू हो जाते हैं कि वो स्टेरॉइड यूज करता है, स्टेरॉइड देता है। yes. मेरा तो इसमें इतना खतरनाक एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ पे मेरे अगेंस्ट इतने लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाई थी कि क्योंकि मैं लैक्टोज पाउडर यूज करता हूं, तो लैक्टोज पाउडर में स्टेरॉइड पाउडर डाल के देते हैं। क्योंकि मेरे जो केसेस में हॉस्पिटल में रखता था, आईसीयू में रखता था, कोमा के पेशेंट्स फास्ट क्योर होते थे, तो इतने मेरे अगेंस्ट हवा बन गई थी कि ये 100% स्टेरॉइड यूज करते हैं। तो अगर स्टेरॉइड से पेशेंट कोमा के बाहर होता था, बाहर आता था, कोमा से बाहर निकलता था, कोमा से अच्छा होता था स्टेरॉइड देने से, तो फिर एलोपैथिक लोग क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं देते स्टेरॉइड और निकालते हर पेशेंट कोमा का? और इतना ही नहीं, मेरी एक केस थी, मेंटल इलनेस था, उसे सिजोफ्रेनिया की केस थी। सिजोफ्रेनिया एक मतलब 18 इयर्स का लड़का था जिसको सिजोफ्रेनिया था, और उसको मेडिसिन देने के बाद उसके बॉडी पे बॉइल्स आए। तो अपने ही लोग अपने ही अगेंस्ट कैसे होते हैं? तो वो पेशेंट, वो एक्चुअली उनके घर के बाजू में एक होम्योपैथ थी, लेडीज थी, तो उसे बॉइल्स आए, तो वो जस्ट बहुत पेन हो रहा था करके उनको रात में दिखाने को गए कि 2-3 बॉइल्स आए, तो क्या करना। तो उन्होंने पूछा कि क्या शुरू है, कौन सी ट्रीटमेंट शुरू है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ होम्योपैथी ले रहे, और वो लेने के बाद हमें ये 15 दिन में ये स्टार्ट हो गया। उस डॉक्टर ने क्या कहना, सी इज होम्योपैथ। तो उस लेडी ने कहा कि आपको मेडिसिन क्या दिए, बोले बताओ, दिखाओ मुझे। तो इन्होंने दिखाए मेरे सैचेट्स पुड़िया पाउडर की। तो वो लेडी उनको पूछती है, डॉक्टर लेडी, कि आपको वहां खाने के लिए डोज दिया था क्या? तो उन्होंने बोला यस, हमें पहला डोज वहीं मिला, बाद में ये पुड़िया घर पे दिए। तो वो मैडम ने पेशेंट को बोला कि ये फेंक दो, बोले इसमें कुछ नहीं, दिस इज सिंपल एस। जो वहां पे देते बोले वही डोज होता है, ये हमारे होम्योपैथ बोलते हैं। देखो, तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। इनकी वजह से होम्योपैथी आज पीछे है, होम्योपैथी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। ऐसे लोग होम्योपैथी में हैं, इसलिए होम्योपैथी पीछे है। मेरे क्लिनिक के मेडिसिन के सैंपल लेके गए लेबोरेटरी में चेक करने के लिए कि इसमें स्टेरॉइड है। और मेरा तो इतना ओपन है, इतना क्लियर है कि मैं कभी आज तक मेडिसिन बनाया कोई ना, मैं मेडिसिन की तरफ, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देता हूँ। मेरे असिस्टेंट लोग मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही बैठे रहते हमेशा। अगर मेरे यहाँ ऐसा कुछ होता था तो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ने को आते ही नहीं थे, प्रैक्टिस को आते ही नहीं थे।
राइट। तो मेरे यहां से सैंपल गए चेक करने के लिए, कुछ नहीं मिला, क्या मिलेगा? तो ये अपने ही लोग इस तरह के अफवाहें फैलाते हैं, रूम्स बनाते हैं। यस, सो इसलिए हैनेमन ने 6th एडिशन के 5th एडिशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बोला है कि हमारे ही कुछ लोग इस पैथी को बदनाम करेंगे, इसे समझ नहीं पाएंगे। यस, देन the homeopath is sure he has not administered steroid, and though baffled, defends himself vainly by arguing that the body has become obviously healthy. His healthy boy unfortunately now started getting tired on going upstairs, tired on cycling, on playing, lethargy creeps in. He is blamed for his overeating and less exercise, which could be the cause for his predicament. Yes, अगर जहां समझ में नहीं आता, डॉक्टर लोग ही बोल देते हैं कि ये बहुत खा रहा है इसलिए इसका वेट बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समझ में आना चाहिए उस वक्त कि ये सप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस गई और वेट बढ़ना शुरू हो गया, लिथार्जी आई, डलनेस आ रहा है, वीकनेस आ रहा है। दिस इज suppression. So the reason is far from any one of them. The treatment of bronchitis and asthma was with the partial similimum. It has suppressed the child now from previous psoriatic disease manifestation to the psychotic disease manifestations. सोरा गया और साइकोसिस आया, वेट बढ़ना शुरू हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी आया, कि समझ लेना कि सप्रेशन स्टार्ट। So psychosis, which stands for slowness, stoutness, undercoverness, deceitfulness, slyness, and is now making the child express lethargy. थोड़ा सा exertion gives him weakness, breathlessness, tiredness, obesity, false healthy look. Yes, this is pure psychotic. So then obviously undercoverness is going to express itself into afterward blood pressure, thyroid problems, diabetes. Yes, स्टार्टिंग कहां से हुई और एंड कहां पे हो रहा है? इन द अर्ली एडल्टहुड, यंग एज में ही ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि बचपने में टॉन्सिलाइटिस सप्रेस किया। यस, सो if this process is not nipped in the bud, the young boy become a frank hypertensive with blood pressure measuring 140/100, and that too at the young age of 20 years. So ऐसे सप्रेशन किस किस ने देखे, किस किस ने किए? कभी ऑब्जर्व किए आप लोगों ने कि सप्रेशन हो रहा है, इसे कैसे रोकना? यस, पूनम, यू कैन शेयर. Yes. सर माझीच केस आहे. उद्या पूर्ण डिटेल सांगितली तर चालेल का? विथ फोटोज आणि सगळं उद्या डिटेल. मला तो व्हॉट्सअप करून दे हिस्ट्री, बघू, कारण इथे मग खूप वेळ जाईल. ओके, चालेल. ओके, तुम्ही रिप्रेझेंट केले तरी चालेल सर. बघू ना, मला आधी बघू दे, मग मी सांगतो तुला. ओके, चालेल. चालेल.
So how many of us know that in order to cure his hypertension, we have to make the psoric asthma come back transiently? This should be followed by dry cough and laryngeal or pharyngeal level. This should be further followed by sneezing and then dry cough. After that, onto the skin by transient psoric eruptions. This is called Hering's law. इस तरह से कफ ब्रोंकाइटिस अस्थमा क्योर होना चाहिए. The skin eruption should be proceed in the downward direction. Yes. और जब स्किन पे आता है तो स्किन इरप्शंस भी अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ ही जाने चाहिए अबोव डाउनवर्ड. Above all, this should not be interfered with any medicines, local or internal. जब इरप्शंस आते हैं स्किन पे तभी भी हमें कोई भी गलती नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है. उस ऑइंटमेंट उस इरप्शंस को कभी भी ऑइंटमेंट्स एनी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक और एलोपैथी कभी अप्लाई करने नहीं बोलना, कभी अप्लाई करने नहीं देना. क्योंकि अगेन जैसे वो आया उससे डबल स्पीड से वो रिवर्स मारेगा. यस. So one has to remember that it is the vital force itself which is curing the disease and not our homeopathic medicines. The work of the homeopathic single dose administered was only to stimulate the immune system, immune reactions that proceed towards cure. आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे मेडिसिन कुछ नहीं कर रहे, ओनली हम उसका वाइटल फोर्स स्टिमुलेट कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट कर रहे हैं और वो इम्यून सिस्टम इटसेल्फ क्यूर द पेशेंट completely and permanently. So many cases of children with recurrent tonsillitis treated by me with the specifics of mixtures have been found by me to come back with dullness of memory, failing to pass in the subject in which they used to previously secure high marks. Asthma and bronchitis patients, when improperly treated, have exceeded or ended with having joint pains or arthritis. Asthma have been made to disappear much to the satisfaction of patients only to create hypertension, ischemic heart disease in them. This is the types of suppressions. अब देखो suppression कैसे होता है, कहां से होता है. Lumbago and sciatica patients are bound to develop blood pressure problems or ischemia or heart attacks if not treated properly with allopathy, homeopathy or Ayurvedic treatment. Lumbago, if improperly treated, will end in patients complaining of pain in neck. Yes. Backache gaya, lumbar pain gaya, low back pain gaya or cervical pain aaya. This is also suppression. Suppression in one system. Yes. Similarly, if cervical spondylosis is improperly treated, it ends up in the patient complaining of severe giddiness. Cervical spondylosis gaya, giddiness aaya, vertigo aaya, which is then diagnosed as a vertigo. Yes. This is suppression. Treatment of hyperacidity ends up in pain or affliction of some cartilage somewhere in the knee. देखो अल्सर गया और नी पेन आया. बहुत लोग ये समझेंगे कि इनसाइड आउट हुआ, लेकिन नहीं, यहाँ इनसाइड आउट तो हुआ है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट टू मोर इंपॉर्टेंट. लेस इंपॉर्टेंट स्टमक टू मोर इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट हो गया. Even nasal cartilage or thickening of vocal cords is suppression.
putting eye drops to cure conjunctivitis or ear drops to cure otitis media can produce pain in the wrist or shoulder joint or any other joint is suppression. Commonly seen are patients who are developed joint pains after a cataract operation, which are directly as a result of use of eye drops. So eye drops, ear drops, nose drops, local ointments, local creams are more dangerous. The list is endless. One has to realize that disease symptoms disappear only to reappear in a different system, tissues or organs. If the reappearance is in the progressively lesser important organs or system, it is proceeding towards cure. Yes. This is the definition of suppression and cure according to homeopathy. If it is progress is towards more important or organs, it is result into suppression. Yes. तो हमेशा ध्यान में रखना कि डिजीज प्रोग्रेशन एसेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, लेस इंपॉर्टेंट से मोर इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहा है कि मोर इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट सिस्टम की तरफ जा रहा है. Yes. My observation is that homeopaths who prescribe more on mentals are guilty of more dangerous suppressions than their physicals or particular prescribing outer part, counterpart. तो कभी भी ओनली मेंटल्स लेके प्रिस्क्राइब नहीं करना, कभी भी ओनली जनरल्स पे प्रिस्क्राइब नहीं करना, कभी भी ओनली पर्टिकुलर्स पे प्रिस्क्राइब नहीं करना. आपको अगर रियल क्योर देना है, हेरिंग्स लॉ फॉलो करना है, तो टेक द 5 मेकअप्स, mental makeup, physical makeup, general makeup, disease makeup and miasmatic makeup. These 5 makeups makes your perfect simillimum. Yes. So what are the cardinal principles? What are the 7 cardinal principles? Cardinal principles क्या है? So the 7 cardinal principles of homeopathy on which the whole homeopathic system of medicine and practice is based are: first is law of simplex, second is law of single, third is law of similars, law of minimum, law of drug dynamization, law of drug proving, and theory of vital foods. So what is the law of simplex? That medicine should be prepared only from simple substance is the law of simplex. Law of single, only single medicine should be prescribed at a time is law of single. Law of similar, the law of homeopathy, similia similibus curantur is law of similars. Law of minimum, the least amount quantity of medicines required to cure should be prescribed to achieve what is called as gentle, rapid and permanent cure, also sometimes known as to law of minimum dose. Yes, so law of minimum, law of minimum का और मीनिंग है when to prescribe and when not to. The list of medicine, that is quantity of medicines are required to cure should be prescribed to achieve what is called as gentle, rapid, permanent cure. Minimum से भी minimum
इसीलिए हैनेमन ने द क्रॉनिक डिजीज में मटेरिया मेडिका प्यूरा में आप पढ़ेंगे कि एलएम पोटेंसी का है, एलएम पोटेंसी। एलएम पोटेंसी में रियली द लॉ ऑफ मिनिमम फॉलो होता है, मिनिमम से मिनिमम 1/2, 1/1, 1/3 का एक सिंगल ग्लोब्यूल लेना, उसको 1 ग्लास ऑफ वाटर में डाइल्यूट करना, उसमें से 1 स्पून पेशेंट को देना, वापस उसमें 1 स्पून वाटर डालना, वापस घुमाना, वापस देना। दिस इज द एलएम पोटेंसी, मिनिमम डोज। ड्रग डायनामिजेशन, only dynamic and potentized medicine should be used to cure. This is drug dynamization. And all others medicines are not homeopathic medicine, जैसे कि मदर टिंचर। Only potentized medicines are homeopathic medicines. Law of drug proving. Only medicines which have been proved on healthy human beings should be used in practice. Well-proved medicines, polycrest medicines, rare medicines भी well-proved नहीं है। Theory of suppression, theory of vital force. The vital force governs the functioning of entire living organism and is the supreme autocratic force which rules with the unbounded sway. In health, it is responsible for the harmonious functioning of the human body, and disease is nothing but the altered state of health of the vital force. Yes. This is the definition of vital. Theory of vital force. अगर vital force healthy है तो health maintain है, normal है। vital force disturb हुआ है, vital force become unhealthy, that means the disease. So these are like the 7 keys, 7 key notes of music, which when these are combined with the rhythm of Hering's law of cure, Hering's law of direction of cure, the harmonious music of homeopathy is produced. तो हमें ये 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स फॉलो करना है विद द हेरिंग्स लॉ, तो ही हम वहां रियल क्योर दे सकेंगे। सप्रेशन हमें देखने को भी नहीं मिलेगा और हर पेशेंट को हम हेल्थ उसकी वापस दे सकेंगे, दैट मीन्स क्योर। So this is the reasons for suppression जो सर ने, विजयकर सर ने यहाँ लिखे हैं। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, क्वेरी, डाउट होगा तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस, पायल। पायल का हैंड राइज हुआ था ना? यस। पायलचा नाही सर, माझा होता मगाशी। पल्लवीचा होता, पल्लवी वाया। ते सप्रेशन बद्दल तुम्ही विचारलं होतं ते त्याच्याबद्दल। म्हणजे आजच माझा एक पेशंट आहे, 2-1 महिन्यांपूर्वी पासून सुरू आहे त्यांची ट्रीटमेंट। तर त्यांच्या स्किनवर म्हणजे डोक्यातच फक्त सर असे मोठे फोड येतात आणि पस पण असतो आणि ब्लड पण असतं त्यातून। मग मी जीसीएस काढून आर्सेनिक दिलेलं होतं त्यांना। मग आज ते माझ्याकडे आले होते, तर आता त्यांना पाईल्सचा त्रास सुरू झाला। यस, तर सुरुवातीला काय होतं पेशंटला? फक्त म्हणजे नाही, सुरुवातीला फक्त त्यांना डोक्यात ते म्हटले की मला मी खाली असलो ना, म्हणजे रिकाम्या वेळ असला तेव्हा मी डोक्यात खाजवतो असं थोडंसं,
आणि मग त्याचा मोठा फोड तयार होतो आणि मग त्याच्यातून ब्लडी डिस्चार्ज होतो. डार्क कलरचं ब्लड असतं आणि पस असतं आणि ते पेनफुल असतं, पण ते स्किनवरच होतं. आणि आता जे परत आले ते, तर आता त्यांना म्हणजे रेग्युलर सुरू होता त्यांचा फॉलो. आता त्यांना फिशर म्हणजे पाईल्सचा त्रास होते असं म्हटले ते. खूप जास्त बर्निंग होते आणि युरिन पण साफ नाही होते. Yes, the boils and abscesses are always bad. कोई भी पेशेंट है किसी भी डिजीज के लिए उसे ट्रीटमेंट शुरू है अपनी, और उसे ट्रीटमेंट के बाद अगर बॉइल्स आते हैं, एब्सेस आते हैं, दैट मीन्स रॉन्ग, इट इज अ बैड साइन, क्योंकि बैक्टीरियाज आर देयर. बैक्टीरियाज को बॉडी ने एंट्री दिया, दैट मीन्स his immune system is not proper. His immune system becomes आधी weak. होते त्यांना बॉइल्स आणि ते ट्रीटमेंट त्याच्यासाठी घ्यायला आले होते. आणि आता जे म्हणतात की मला फिशर्सचा किंवा पाईल्सचा त्रास होतोय, आता ब्लिडिंग नाहीये, फक्त बर्निंग सिव्हिअर आहे. Again, it may be suppression because boil skin disease, that is dermis, goes into fourth layer, intestine. So it is येस सर, suppression. म्हणून चेंज केली सर आज त्यांची It is मेडिसिन. suppression. Yes. Sir, Yes. sir, you said don't apply skin ointments and any kind of ointments on the eruptions वगैरह. तो how to treat that cases? बहुत बार patients are present with lot of itching, then no relief with the skin, whatever the medicines we give. In such cases, then how to handle these patients? Yes. We got lot of patients of psoriasis or eczema, fungal infections, whether they get cured also. Yes. ऐसे केसेस में मैं मेरे यहाँ कोकोनट ऑयल, सिंपल कोकोनट ऑयल अप्लाई करने को बोलता हूँ, लेकिन कोई कोई पेशेंट को कोकोनट ऑयल से भी सप्रेशन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस विल मतलब गेट्स फ्यू बेटरनेस विथ कोकोनट ऑयल, बिकॉज आप देखो जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है उसके ऊपर सबसे पहला अप्लाई होता है कोकोनट ऑयल, राइट? तो कोकोनट ऑयल की हमारे स्किन को हैबिट हो जाती है, बॉडी को हैबिट हो जाती है, इसलिए कोकोनट ऑयल इतना अल्टर नहीं करता है वहां पे, इसलिए आप ऐसे केसेस में कोकोनट ऑयल बोल सकते हैं अप्लाई करने के लिए. और कोई भी अगर आप सिंपल पेट्रोलियम जेली या फिर ऑइंटमेंट या फिर कोई भी लोशन भी अगर पेशेंट अप्लाई करता है तो वहां सप्रेशन होने के फुल चांसेस है. यस, डॉक्टर कंसे आप म्यूट हो गए शायद. Yeah. Right, sir. Okay, sir. Yes, anyone? सर एक दो भी बॉईल आए तो भी इससे सप्रेशन कहा जा सकता है? इसे सप्रेशन नहीं कहेंगे अपन, लेकिन वहां सप्रेशन हो सकता है. इट मीन्स, इसका क्लियर मीनिंग है कि आपकी रेमेडी ये रॉन्ग है, इट इज नॉट अ परफेक्ट मेडिसिन. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है. अगर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद पेशेंट को बॉइल्स एब्सेस होते हैं तो फट से समझ जाओ कि रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है, आपको री एनालाइज करना है केस को और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है. आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद आप रेंज में नहीं है. पेशेंट को अच्छा लग रहा है, उसका स्टैमिना बढ़ रहा है, उसकी भूख भी इम्प्रूवमेंट हो गई, स्लीप भी इम्प्रूवमेंट हो गया, बाकी जो पैरामीटर्स है वो अच्छे हो रहे. सिर्फ एक दो अगर बॉइल्स आते हैं मेडिसिन के बाद तो इसे क्या समझना चाहिए? All general parameters are improved. Yes sir. All. Right? Yes sir. फिर आपको देखना है कि
उसे पहले कौन सा डिजीज था, कौन से डिजीज के लिए आपने मेडिसिन दिया, और ये जो स्किन इरप्शंस आए, बॉइल्स और एब्सेसेस हुए, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो एलोविश है क्या, बहुत लार्ज है क्या। अगर लार्ज एब्सेस है विथ थिक प्रोफ्यूज पस है, देन इट इज बैड। ओनली बॉइल्स है, रेडिश है, रेड है, एरिया रेड हो गया, पेनफुल है, हॉट है, देन वो सोरिक हो सकते हैं, राइट। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस डिजीज को प्रिस्क्राइब किया था, कौन से लेयर के डिजीज को प्रिस्क्राइब किया था। वो अगर 4th लेयर, 5th लेयर, 6th लेयर डिजीज है, देन स्किन पे कुछ आ रहा है, तो वेट एंड वॉच, डोंट गेट डिस्टर्ब। यस, So the patient with suppressions, how to start the treatment? Because suppression या तो from our side या तो फिर from patient come from other doctor also. If he is in the suppression and the disease is shifted already from here to then how to approach that case? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज, जो हैनेमन ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज हर फिजिशियन को होनी चाहिए। तो अगर किसी दूसरी तरफ से पेशेंट आता है, ऑलरेडी सप्रेशन लेके आता है, तो हमारा एक ही काम बनता है कि सबसे पहले पूरी केस अंडरस्टैंड कर लो, पूरी केस डिटेल में लो, उसके बाद उसकी मेडिसिन निकालो। अगर वो पहले होम्योपैथ, किसी होम्योपैथ के ही पास ट्रीटमेंट कर रहा है और बाद में अपने पास आए, तो उसे आपको पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेना है कि किस चीज के लिए उसकी ट्रीटमेंट चालू थी, क्या क्या उसको जर्नी ऑफ डिजीज में है, उसके बाद उस ट्रीटमेंट से उसको क्या गया, क्या आया नया, ये सब का स्टडी करके फिर आपका एक एनालिसिस बनेगा कि एक्चुअल में आपको क्या ट्रीट करना है। Right. हेलो सर जी, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। सर जी, एक पेशेंट है, तो नहीं क्या अभी सप्रेशन का क्लास है ना अपना, तो वही पूछना था सर जी। उसको सप्रेशन, अपना सप्रेशन का शुरू है क्या? थ्योरी ऑफ सप्रेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा और कुछ शुरू है। सॉरी, काही नाही, मी काल नव्हतो क्लास अच्छा, बरं सर, एक बरं मराठीत बोलू का सर? नहीं, हिंदी। त्याला हिंदी येत नाही सर, बरोबर। बरं ठीक है सर, ट्राई करतो। सर एक पेशेंट है, अभी आया था 5-6 दिन के पहले में क्या सर जी, उसको बर्निंग मिक्चुरेशन बहुत था, 5-5, 10-10 मिनट में, और बहुत बार वो यूरिन को जाता था। उसको बहुत सालों के 2017 में आया था वो, उसको प्रोस्टोमेगाली है, तो उसको जीसीएस दिया था, तो उसको आराम था पहले। तो अभी 3-4 साल के बाद में अभी आया 15-20 दिन के पहले, तो उसको और मैंने वही जीसीएस रिपीट किए, तो उसको आराम है मेडिसिन से। उसका बर्निंग चला गया सर जो, और जो बार बार यूरिन को जाता था, रात में 10-12 बार उठना पड़ता था, वो डिस्टर्ब था पूरा, और फीवर भी था उसको। तो फिर फर्स्ट सेल मैंने उसका ये किया था यूरिन चेक, तो उसमें 15 से 20% फर्स्ट सेल भी थे। तो फिर मेडिसिन देने के बाद में उसका बर्निंग वगैरह चला गया, यूरिन में आराम है, सब आराम है। लेकिन अभी आया तो वो क्या बोला, मेरे को खांसी बहुत है बोले, खांसी से इतना डिस्टर्ब हूँ सर जी, बोले मैंने 1 बॉटल भी पी ली बोले कफ सिरप, और मेरे को नींद भी नहीं आ रही उसकी वजह से बोले। फिर मैं बोला अभी सर कुछ पूछता, बोला उसको अभी एसिल दिया सर, अभी मैं बोला आप 7 बजे आओ, बोला ये 2 डोज लो बोला, और उसके बाद में नहीं कम हुआ तो आओ बोला। फिर अभी अपना क्लास शुरू था, बोला मैं अभी सर कुछ पूछता, बोला क्या करना चाहिए। तो सर वो इम्प्रूवमेंट है क्या सप्रेशन है? सबसे पहले क्या हुआ? तो उसको प्रोस्टोमेगाली है, तो उसके कारण उसको बर्निंग, यूरिन में बहुत सी जलन होती थी, हद से ज्यादा जलन हो रही बोले, और बार बार यूरिन को जाता था वो, वही तकलीफ थी उसको। उसके कारण वो गाय वगैरह कह रहा था ये उसके घर में गया भैंसी, तो वो भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था क्या? हाँ, अभी पता नहीं, लेकिन उसको 2017 में उसका सोनोग्राफी किया था उसने, तब था। उसमें है उसमें? अच्छा हाँ, तो प्रोस्टेटाइटिस इन पोस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट की केस है, मतलब साइकोसिस है।
हाँ राइट। तो साइकोसिस के बाद अभी उसको ये जो कब बढ़ा, ये कब से बढ़ा? ये अभी 15-20 दिन हो गए। या तो 15-20 दिन भी हुए तो कैसा है, ये एक्यूट डिजीज उसका है, तो आप एक्यूट मेडिसिन उसको दे सकते हैं। उसकी जो पहली मेडिसिन दी थी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री देख के, अगर उसका आपको उसके थर्मल थ्रस्ट एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्टिविटी एक्सिस को कंसिडर करके आप उसको एक्यूट रेमेडी दे सकते हैं। क्योंकि अगर उस कप की वजह से उसकी नींद मतलब स्लीप डिस्टर्ब हो रही, मतलब नाइट एग्रेवेशन है, एंड इट इज मतलब पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड द सिफिलिस, क्योंकि नाइट एग्रेवेशन इट इज सिफिलिटिक। तो हमें उसको, क्योंकि साइकोटिक केस है, उसको सिफिलिटिक में नहीं कन्वर्ट होने देना है, तो आप एक्यूट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसे, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फॉलोवेल रेमेडी से साथ। Yes. यानी सर तो फिर उसका जो यूरिन का त्रास जो कंप्लेंट थी बर्निंग का, तो वो गुड साइन नहीं रहा यानी, है ना? बर्निंग burning micturition, it is soric symptom, but burning micturition because of prostate gland enlargement, it is not a soric, it is sauropsychotic. अच्छा Yes. और जो नाइट एग्रेवेशन हो रहा है कब का, इट इज सिपिलिटिक। तो ये प्योर अभी मतलब स्टार्टिंग है, तो ये प्योर सिपिलिटिक वहां सेटल नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसको एक्यूट रेमेडी देके उसका कफ कम कर सकते हैं। सर जो वो अपना वो चार्ट देख के देना, वो चार्ट अपना एक्यूट चार्ट, यस, उसको भी यूज कर सकते हैं आप एक्यूट चार्ट। तो सर जी एक दूसरा एक क्वेश्चन, एक जब भी पेशेंट है सर्विस, उसको एक भी स्पर्म नहीं है, स्पर्म काउंट एकदम 0 है, तो मैंने अभी उसको एसएल दिया, मैं बोला सर से आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर उसको कौन से अप्रोच से हिस्ट्री लेना है। उसके शादी को 2016 में शादी हुई उसकी, अभी तक कुछ भी नहीं, लेकिन उसके पहले उसका 2 ऑपरेशन, एक हर्निया का भी हो गया और दूसरा एक हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो गया उसका। 2016 में हुआ और 2020 में एक ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन हुआ, और अभी उसका स्पर्म काउंट बिल्कुल 0 है। तो हाइड्रोसिल इट इज वन ऑफ द रीजन, और सर्जिकल इंटरफेरेंस इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर ओलिगोस्पर्मिया। देन और आपको जैसे अपन ने केस टेकिंग ली है उस हिसाब से आपको पूरी हिस्ट्री लेना है और उसके पोजीशन फाइंड आउट करना है। वो होने के बाद माइजन क्या है वो फाइंड आउट करना है, मेंटल्स, फिजिकल, जनरल, टोटल आपको पूरी हिस्ट्री लेना है उसकी। अच्छा ऐसा पर्टिकुलरली, अच्छा बिल्कुल नहीं पर्टिकुलर, यानी सर जो जैसे वो सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह, तो उसके लिए कुछ ऐसा रूब्रिक है क्या, आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेशन ऐसा कुछ? नहीं। अच्छा हाइड्रोसिल इट इज फर्स्ट सोरिक देन साइकोटिक। एलिमेंट फ्रॉम सर्जरी ऐसा वगैरह नहीं लेना? नहीं, पहले पूरी हिस्ट्री लो, जर्नी ऑफ डिजीज निकालो उसका, उसके बाद। अच्छा यस, सो ओके सर। हाँ और किसी को कुछ पूछना है? सर जी एक लास्ट पूछना है। हेलो हाँ बोल। एक सर जो एक डायबिटिक पेशेंट है, वो उसको राइट हैंड में ने क्या उसने सर्जरी भी करके आया, वो पाठीच्या मणक्याचं ऑपरेशन होऊन आलेलं आहे, तर सर त्याला ना एक इंजुरी झाली हाताला, राईट हँडला हो, तर तिथे पॉज झाला, ते सेल्युलाइटिस आहे, तर त्याला सर्जरी करा म्हणजे इन्सिजन देऊन पॉज काढायला सांगितलं होतं नागपूरला डॉक्टरनी, 70-80 हजार रुपये लागतात म्हणे, मग ते आपल्याकडे आला, तर सर मी जीसीएस दिली। हॅलो हाँ बोल। जीसीएस दिली सर ती त्याला, त्याचं नाही कालिकार म्हणून दिलं औषध, तर त्याचं नाही का सर पॉज कमी झाला, जाणं वगैरे बंद झालं, जे ओपनिंग होते 2-3 ते 15 दिवस झाले आता यायला, तर पण स्वेलिंग आहे, तर मी त्याचं ESR केलं, तर CRP केलं होतं,
आणि शुगर केलं होतं, HbA1c केलं होतं आणि फास्टिंग शुगर. तर शुगर मेंटेन आहे, रेग्युलर व्यवस्थित आहे. ESR नाही का सर त्याचं 25 आहे मागच्या 5 दिवसा अगोदरचं, आणि CRP पॉझिटिव्ह होतं. स्कोर जास्त नव्हता पण पॉझिटिव्ह होता. अजून आज परत बोलवलं तर स्वेलिंग त्याची रिड्यूस आहे सारखी, ओपनिंग बी त्याची बंद झाली जिथून फर्स्ट येत होतं ते, पण स्वेलिंग कमी आहे आता. तर आता काय करायला पाहिजे? गुड साईन आहे? वेट अँड वॉच, वेट अँड वॉच, वेट अँड वॉच. फर्स्ट बंद झाला पण स्वेलिंग कमी आहे, म्हणजे दाबलं असं बोट तसं पिटिंग इडिमा वाटतो तिथे. वेट अँड वॉच. येस, थँक्यू. येस डॉक्टर अर्चना. थैंक यू सर. सर जो भी स्किन डिसीजेस है तो उसके मेंटल्स कॉजेशन क्या होते हैं? मेंटल डिज लेके या क्योंकि अभी हमने जो देखा, मैं आपके पास आई थी तो जो बच्चों का है तो वो कुछ ये नहीं है, उसको कुछ बाकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता कि वो मेंटली कुछ डिस्टर्ब होगा, तो वो क्या हो सकते हैं? एक्चुअली स्किन डिजीज के लिए ना पर्टिकुलरली, या तर मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है स्किन डिजीज का, जो स्टूडेंट होते हैं जैसे आपका लड़का, तो फर्स्ट टाइम जब वो लोग घर से बाहर जाते हैं, फैमिली से दूर जाते हैं, पेरेंट्स से दूर जाते हैं, क्योंकि 10th 11th 12th तक वो हमेशा साथ में होते हैं और अचानक सडनली उनको जाना पड़ता है. तो बिकॉज ऑफ होम सिकनेस, क्योंकि वहां पे इंटीग्रिटी अफेक्ट हुई, वहां पे उनकी अटैचमेंट अफेक्ट हुई, है ना, तो इस वजह से स्किन अफेक्ट हो सकती है. उसके बाद एंजाइटी, फियर, जो जहां जाएंगे वहां का एटमॉस्फेयर सबसे एडजस्ट कैसे करना, एक डर, नए लोग, नए फ्रेंड्स, नए टीचर्स, इन्वायरमेंट नया, स्टडी नया, इस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होके, होम सिकनेस होके, मेंटल एंजाइटी इंक्रीज होके ये प्रॉब्लम्स आना कॉमन चीज है इन स्टूडेंट में. ओके, तो सर जैसे वो सेटल होते जाएंगे वहां पे तो विदाउट मेडिसिन भी वो क्योर हो सकता है? ऑटोमेटिकली क्योर हो सकता है. ओके, Yes. थैंक यू. Thank you. सर इन जनरल स्किन डिसीजेस साठी काय मेंटल कॉज असेल? हे तर स्टुडंट साठी झाले. Yes, torture, attachment, integrity. ओके. Boils, eruptions, red eruptions असतील तर anger. सर स्पेशली सोरियासिस पेशंट्स मध्ये काय बघायला पाहिजे? Psoriasis मध्ये anger, insecurity, fear, irritability. And जो ल्यूकोडर्मा है वहां पे डिटैचमेंट, disappointment, detachment, separation. ओके. Yes. थँक यू. Red eruptions always because of anger, irritability. जहां इरिटेशन होता है स्किन में, बहुत रेड स्किन हो गई, बहुत इचिंग है, पेशेंट बिकम इरिटेबल, स्किन बिकम इरिटेबल, इट इज ड्यू टू ओनली एंगर. When boils comes, abscesses comes, pus formation, it is because of anger suppress. Any cyst in the skin dermis, it is because of insecurity, fear. Fear about the close person, blood related person. Insecurity about money. अब यहाँ पे इमोशंस देखो कैसे चेंज हो रहे. स्किन इज मोस्टली फॉर अटैचमेंट, और जहां कहां आपकी अटैचमेंट जहां है, मतलब किसी भी चीज के लिए हो सकती है, रिलेशन के लिए हो सकती है, पर्सन्स के लिए हो सकती है, तो जो जहां अटैचमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगी वहां पे स्किन अफेक्ट होगी. तो फिर अटैचमेंट अगर आपकी किसी लव्ड पर्सन से, क्लोज पर्सन से है, फैमिली पर्सन से है, फ्रेंड से है, किसी एनिमल से है, जैसे कि डॉग, कैट, या फिर कोई पर्सन होते हैं जिनको इन सब चीजों में अटैचमेंट नहीं है, अपने करियर से अटैचमेंट है, किसी को पैसों से अटैचमेंट है, किसी को अपने बिजनेस से अटैचमेंट है, अपने ऑफिस से अटैचमेंट है, अपने स्टाफ से अटैचमेंट है.
मेन समझने की बात है स्किन फॉर अटैचमेंट, और जहां कहां अटैचमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगी वहां स्किन अफेक्ट होगी। यस, फिर अटैचमेंट अफेक्ट हुई इसलिए स्किन अफेक्ट हो रही है, तो फिर वहां पे इमोशन देखो क्या था, ये होने के बाद उसकी रिएक्शन देखो क्या थी, एंगर थी, तो वहां पे फिर इरप्शंस आना शुरू हो जाएगी। फियर होगी तो सिस्ट आएगी, ट्यूमर्स आएंगी। तो इस तरह से हमें देखना है। और एंगर वायलेंट था तो हो सकता है वहां क्रैक्स होगा, वहां पे कुछ जैसे व्हाइट डिस्कलरेशंस आएंगे, या फिर फियर होंगी तो हाइपरमेलानोसिस होगा। तो इमोशंस देखना है और अटैचमेंट देखना है। सर बहुत बार जेनेटिक भी बोलते हैं सर, क्योंकि जो भी है देखो या। जीनेटिक पे मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि बहुत से डिजीज हम अभी भी मानते हैं कि हेरिडेटरी है, जेनेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखो, अगर दोनों पेरेंट्स को, माँ और बाप को, दोनों को भी कैंसर हुआ और उनके 3 बच्चे, तो तीनों भी कैंसर से पीड़ित होने चाहिए, तीनों भी कैंसर से सफर होनी चाहिए, क्योंकि तीनों के अंदर वही जीन्स आए हुए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो पेरेंटल जीन्स तो उनमें है ही, लेकिन उनके सेल्फ जीन्स है ना वहां प्रोटेक्ट के लिए। तो वो जो पेरेंटल जीन्स है जो मतलब स्टिमुलेटेड नहीं है, वो तभी स्टिमुलेट होंगे जब उस टाइप का कोई मेंटल पॉजिटिव फैक्टर वहां पे होगा। और वो होने के बाद वो तीनों में से वही पर्सन सफर होगा, वही पेशेंट सफर होगा जो सेंसिटिव है उस चीज के लिए, उस बात के लिए, उस पॉजिटिव फैक्टर के लिए, अदरवाइज नो। इसीलिए जेनेटिक और हेरिडिटरी यहाँ पे रोल आउट हो जाता है, ऐसा नहीं है। एकदम छोटे बच्चों को भी रहता है सर, 2-3 साल के बच्चे को भी ये इरप्शंस, इरिटेशन। हाँ, वो तो उनमें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉजिशंस है, जैसे कि नैपी रैश, जैसे 5 दिन का बच्चा होता है, पूरे आंख पे इरप्शंस आते हैं, तो बिकॉज ऑफ क्लॉथ्स होता है, बिकॉज ऑफ जो स्टार्टिंग में ही पाउडर यूज की जाती है एंटीडर्मल, उससे होता है। और मोस्ट कॉमन रीजन इज बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस। यस, यस नेहल। सर जर बॉडीवर पिंपल्स येत असेल तर म्हणजे बॅक साइड आणि चेस्टच्या भागात जर पिंपल्स असेल, मग त्याचं कॉजेशन आणि ते जे व्हाईट स्पॉट येतात पाठीवर, त्याला मराठीत माहिती मला, हिंदीत नाही माहित, शेरण्या टाइप्स ज्याला म्हणतात. Tinea versicolor eruptions, pimples. Yes, these are all मग त्याचं because कॉजेशन of काय? attachment, because of attachment, integrity attachment. आप देखो कि जो यंग एज के बच्चे होते हैं वो मोस्टली बहुत अटैच होते हैं फ्रेंड्स से, फैमिली से। और इनमें ओनली, अब आपको यही नहीं इसमें सोचना है कि ओनली मेंटल पॉजिशंस ही यहाँ होंगे। Most of the students suffer from pimples because of the night watching. वहां पे नाइट वॉचिंग की वजह से, क्योंकि रात में वो लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है बॉडी में, उसकी वजह से भी इरप्शंस आते हैं। बिकॉज ऑफ हार्मोन्स से भी उनके अंदर इरप्शंस होते हैं। तो ऐसा नहीं ओनली कि वहां पे हमें मेंटल रीजन ही कंसिडर करना है। यस, हेलो। यस, हेलो सर। नाम यस सर। सर एक दिन आपने एक रूब्रिक बताया था कि कभी कभी जो लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं जी, कि बेट लगा लिया, आप कोई करके दिखाए, तो कोई बोलेगा नहीं, एक्सेप्ट जो चैलेंज देता है मैं उसको जरूर करूंगा, तो इसके लिए रूब्रिक क्या होगा सर? समझा नहीं मैं एक्चुअली। कभी कभी लोग शर्त लगाते हैं ना, बेट लगाते हैं कि एक कौन करके दिखा लेगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, तो सामने वाला बोलेगा कि इसको तो मैं जरूर कर सकता हूँ। चैलेंज एक्सेप्ट करना, चैलेंज कोई देता है, काम करके कोई दिखा सकता है, बताओ।
एक काम कोई कर लेगा, ऐसा हो सकता है, कोई कर सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे काम तो नहीं करते हैं उस काम को, लेकिन अगर कोई उनको चैलेंज दे दे कि करके कोई एक काम कोई नहीं कर सकता है तो उसको जरूर करेंगे। तो तो वहाँ इसको हम क्या वहाँ डिफाइन पे लेंगे वहाँ कि पे वहाँ पे कम्पिटिटिव? करेजियस, पॉजिटिव, आर्डर्ड इस टाइप के रूब्रिक्स आएंगे। अच्छा, यस। कॉम्पिटिटिव नहीं होगा सर? कॉम्पिटिटिव जैसे 1 घंटे में एक कोई काम नहीं कर सकता है, कोई बोल दिया 1 घंटे में इतना काम नहीं हो सकता है, सामने वाला बोला मैं इसको 1 घंटे में ही करके दिखाऊंगा, तो इसको हम क्या लेंगे, क्या रूब्रिक करेंगे? वहाँ पे ऑब्स्टिनेट, नो मिसप्लेस नहीं, डिपेंड करता है कि वो काम कौन सा है। जो लोगों को ऐसा लगे कि होगा नहीं, हो नहीं पाएगा, लेकिन सामने वाला जब शर्त रख दिया कि 1 घंटे में काम कोई नहीं कर सकता है, कोई है करने वाला करके दिखा, किसी से नहीं होगा, तो सामने वाला बोलेगा मैं जरूर करके दिखाऊंगा और मैं 1 घंटे में ही करूंगा उसको मैं जरूर करता हूँ डॉक्टर साहब, जो मुझे चैलेंज देता है कि ऐसा नहीं कोई कर सकता है, उसको मैं जरूर एक्सेप्ट करता हूँ। किसी ने डिफाइंड लिखा है, डिफाइंड नहीं होगा वो। एक्चुअली वो काम देखो क्या है, वो काम अगर रियली वो कोई नहीं कर पाता है और ये बेवजह डेयरिंग कर रहा है, देन वो उस तरह का हो सकता है, पुलिस करेज हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। अगर वो नहीं, वो सिंपल है, मतलब किया जा सकता है, पुलिस करेज वाला नहीं है। जैसे उसको 1.5 घंटे में लगेंगे दूसरों को करने में और उससे कम समय में करना है, तो इस तरह का काम। यस, तो वहां पे आप करेजियस ले सकते हैं, बोल्ड ले सकते हैं, ऑब्स्टिनेट ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक नहीं आएगा वहां, ऑडेसिटी भी नहीं आएगा। यस, तो और भी आप अगर डिफरेंट रूब्रिक्स में जाएंगे, जैसे कि करेजियस के डिफरेंट रूब्रिक्स अगर आप देखेंगे, सिमिलर रूब्रिक्स, तो उसमें से और रूब्रिक्स आपको मिल सकते हैं। अच्छा। यस, तो मुझे लग रहा था कॉम्पिटिटिव होगा, डिफाइंड होगा, इसीलिए मैंने आपसे सवाल। कॉम्पिटिटिव कैसा है कि कोई पर्सन अगर कंपटीशन रखता है हर चीज में, हर किसी से कंपटीशन रखता है, तो वो कॉम्पिटिटिव आएगा। जैसे मेरे यहाँ कल एक पेशेंट आई थी, तो वो बोल रही थी कि उसको IAS का तैयारी कर रही है, तो उसके चाची की लड़की बोली अरे मेरे खानदान में कभी कोई सरकारी जॉब नहीं किया है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़ के ऐसे ही रह जाते हैं। तो उसने बोला डॉक्टर साहब मेरा तो सपना है, मुझे आइडल बनना है और मैं तो करूंगी, और इन लोगों को भी एक सीख मिलेगा, ये लोग भी देखेंगे कैसे नहीं होता है, अगर कोई कुछ भी ठान ले जरूर कर लेगा, तो मैं जब करूंगी तो ये लोग खुद देखेंगी, इनको समझ में आएगा जो है। यस, तो वहाँ कॉम्पिटिटिव भी आ सकता है। वहां पे जैसे कि अपना क्या बोलते हैं, एम्बिशन तो आएगा ही, एम्बिशियस भी आएगा, मच एम्बिशियस आएगा। उसके बाद नहीं, डिफाइंड नहीं आएगा, डिफाइंड नहीं, कंसाइंशियस आएगा, देन conscientious, diligent, bold, studious, intelligent, ambitious, और बस इतने बताएं। लेकिन कॉम्पिटिटिव भी होगा सर, कॉम्पिटिटिव भी होगा ना। हाँ। लेकिन मोस्टली तो कैसा कॉम्पिटिटिव रूब्रिक्स के लिए अगर वो किसी को सामने रख के वो सोचता है कि मेरे को करना ही है, तो फिर वो कॉम्पिटिटिव होगा, कि भाई किसी के कंपैरिजन में वो करना चाह रहा है। अच्छा, तब तो ऐसा नहीं है, वो तो उन्होंने कहा इसलिए वो करने का प्लानिंग की है, वो अपना कर ही रही, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आलोचना किया कि किसी कोई ऐसा नहीं किया है, हमारे खानदान में कोई नहीं बना है, ये IAS की तैयारी कर रही है, तो मैंने उसको वहां पे पजेसिव और ये भी आएगा, बोली कि
डॉक्टर साहब जब करूंगी समझ में आएगा, बहुत लड़कियों को तब समझ में आएगा, उन लोगों को भी देखेंगे कि नहीं कैसे होता है, क्यों नहीं होगा, पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो अपने को जो न कह रही है तो उसके बाद में बोल रही तो वो तो पॉजिटिव है, इंटेलिजेंट है, लेबोरियस है, डिलीजेंट है, लेकिन अपने को ये कंफर्म करना था कि यहाँ क्या लें उसको, मतलब इसकी वजह से हो सकता है जेलसी बस बोल रही है, किससे बोल रही है। पजेसिव, पैसियोनेट। अच्छा अच्छा यस सर, एक निवेदन है, जी। बहुत दिन से सोच रहे थे कि बोल ही दें। जैसे इतना आप मेहनत कर रहे हैं, इतना हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं फ्री में, तो अगर अगर आप अपने क्लिनिक में कैमरा रखे हो, कैमरा लगाते हो, तो कुछ पेशेंट जो आते हैं एंट्री मारते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। किताबों में हम लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं हो पाता है, सीखने में कई साल लग जाते हैं कि पेशेंट को एंट्री मारता है या बैठता है, बात करता है, फिर किस तरह से बात करता जाता है, तो किस ग्रुप में जाएगा, कहाँ हम कैसे पकड़ लेंगे। इसकी एनर्जी अगर आप रिकॉर्डिंग करके दिखा दें या रखें तो बहुत बेहतर होगा। ये मेरे मन में कई दिन से चल रहा है, और इसके लिए अगर सहयोग हो तो इतना लोग हैं, हम लोग सहयोग करेंगे, कि क्योंकि हम लोगों को तो ऐसे ही बहुत फ्री में मिल रहा है, 50-50 हजार रुपया दे के भी ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा। तो कैसा होता है, मैं बोलता आपको, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। वर्कलोड इतना होता है ना कि इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं कर पाते। ओके, ये दूसरा, कैमरा भी है, हर पेशेंट को देखते भी है, हर पेशेंट का रिकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन उसको हम कभी वो रिकॉर्डिंग निकाल के उसका कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता है। दूसरा जी, इसमें, दूसरा आपके बात पे मेरे अभी ध्यान में आया कि एक बात हो सकती है, अगर आप लोग चाहे तो 15-15 दिन यहाँ पे आके आप ओपीडी अटेंड कर सकते हैं। उसमें से मुझे भी सीखने को मिलेगा जब आप लोग आएंगे। आप लोग हाँ, जब मुझे कुछ पूछेंगे तो मेरे भी ध्यान में आएगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा, और जो भी एक्सप्लेनेशन आएगा मेरा नॉलेज और बढ़ेगा। तो अगर जै- अगर किसी को आप लोग चाहते हैं कि भाई 8 दिन 15 दिन आए यहाँ ओपीडी अटेंड करे मेरे साथ, तो बहुत अच्छा होगा। दुर्भाग्य, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप ऐसा सुविधा दिए हैं, लेकिन थोड़ा लोगों की आदत बिगड़ गई है, मेरी खुद की। लोग इतने दूर दूर से हैं, हम तो यूपी से हैं, तो लोग तो आलसी भी हो गए हैं, और लोगों का जितना लोग जुड़े हैं वो क्लिनिक के लोग हैं। लोग सोचते हैं यार जाने में 2 दिन लगेगा, नहीं नहीं रहने में नहीं, लगेगा। लोगों का मत बोलो, लोगों को हाँ, मत हम अपना बीच में बोलते लाओ। हाँ हम अपना लोगों ला को रहे बीच थे में मत लाओ। सर। हम लोग नहीं है आलसी। हाँ, हम अपने लिए बोल रहे हैं सर। तो अगर ऐसे रहता सर ना तो बहुत अच्छा रहता। जैसे मैंने एक डॉक्टर साहब का नाम लिया, अभी इस समय आज शायद नहीं जुड़े हैं, केस नया देख रहे हैं संभवतः, डॉक्टर अमोघ। जी। तो मैंने अपने लड़के को दिखाया था, कैंप चलता था बीएचयू में, तो वो विजय कर सर के जो भतीजे हैं, क्या नाम है उनका, अ, और लोगों को दिखाया जो अच्छे-अच्छे हैं यहाँ पे, लेकिन किसी ने ना उसको ले जाके दिखाया, कोई पकड़ा नहीं। और ये लड़का सबसे जूनियर है, हमको लग रहा है 3 साल से या 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। और देख के बोला यार ये तो ड्रग रेमेडी है, काहे इतना परेशान हो रहे हो। तो मैडम से जो है क्वेश्चन लिया, पूछा प्रेगनेंसी हिस्ट्री का, तो डिलीरियम क्वाइट निकला। तो डिलीरियम क्वाइट, और उसने मिस्चीवियस एक्टिविटी देखी जो है, का एंटिक्स प्ले कर रहा है, मिस्चीवियस है, ड्रग रेमेडी है, तो आखिर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने आज के लगभग 4-5 महीने पहले हाइवेसएमएस 1M दिया था। मेरा जिद्दी लड़का, नाटी, किसी को नहीं सुनने वाला, यूरिन ऑक्यूपेंसी, यूरिन इल्मोंट्री, लगभग सब फिनिश हो गए। मेरा लड़का 2-2 3-3 घंटे जबरदस्ती पढ़ रहा है, मेरे को पढ़ाओ, मेरे को पढ़ाओ। मतलब जहाँ हम लोग इतना चिंता करते थे कि इसको कैसे सुधारेंगे, तो लोग कहते थे दुलार प्यार में बिगाड़ दिए हो आप। लेकिन अभी मतलब जाके देख के अच्छा लगता है यार, पूरे घर वालों को दिखाता है, कुछ लिखता है, दौड़ के जाता है, अरे डैडी हम लिखे, बड़े पापा लिखे, दादा को दिखाता है, गोदी में बैठ जाता है, जबरदस्ती करता है पढ़ने के लिए। तो और उसके लिए कितना केस लेना, किस तरह से कब क्या हुआ सब ले रहे हैं, लेकिन हमारी आंख से ही ड्रग घूम रहा है, मेरे सामने ही बैठा है। हम छोटा सा मिस्टेक कर रहे हैं, वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो हमारे सामने ही दिखाई दे रहा है, प्रेजेंटेशन होता जाए। बहुत अच्छी-अच्छी चीजें जो आप हमको ऑब्जेक्टिव दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा नॉलेज नहीं, हम किताब में पढ़ते हैं फिर गायब हो जाता है। समझ में नहीं आता यार कहाँ हैंडल करना है, कहाँ पकड़ना है।
वो अगर कभी वीडियो में रहेगा ना तो वो आएगा, अरे नहीं ऐसे देखे थे, ऐसे देखे थे, तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा, लोगों को कैच रहेगा। और इसके लिए तो हम चाहते हैं कि सब लोग सहयोग भी करें, क्योंकि फ्री का शिक्षा ठीक नहीं है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो योगदान होना ही चाहिए लोगों का। तो उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो वीडियो देख सकते हैं। यस, आके आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो को देखना बोले तो जितने टाइम का वीडियो उतना टाइम आपको और वापस उसमें लगाना पड़ेगा देखने के लिए। वो असिस्ट, हाँ सर ठीक है, आपका कहना ठीक है। मैंने अपना जो डिजायर था सर बिल्कुल, यही बिल्कुल। कहा जाए। बहुत और अच्छा। और उस चीज के लिए मैं मतलब थैंकफुल हूँ कि ये बात ध्यान में ला के दिए। हम उस पे सोचेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ तो उसमें से। बाहर सर जो बच्चे पेशेंट बैठे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास कुछ हम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम लोग बिगिनर हैं, तो आपको तो समझ में ज्यादा आएगा, हम लोगों को नहीं आएगा। कुछ लोग भी समझेंगे, बातचीत होगी तो उससे टैकल होगा कि नहीं इस रेमेडी का है, इस ग्रुप का है, एसिड ग्रुप है, ड्रग ग्रुप है, तो हम लोगों को भी आसानी हो जाएगी, खटाक से हम लोग पकड़ लेंगे। यस, ये छोटी छोटी बातें इस वीडियो से निकल सकती है। कौन सी मेडिसिन है, कैसी एक्शन है, कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है, क्या क्या कर रहा है, रेस्टलेसनेस है कि एकदम डल है, स्लीप। ओपीडी में बहुत सारे टाइप के पेशेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें उसमें से मिल सकते हैं, छोटे छोटे क्लूज मिल सकते हैं, मेडिसिन के कुछ रूब्रिक्स मिल सकते हैं, मेडिसिन डायरेक्ट हमें उसमें से दिख सकती है। ऐसे बहुत से बातें उसमें से हमें मिल सकती है। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है, हम उस पर सोचेंगे। एंड थैंक यू फॉर दिस। और अभी काफी टाइम हो गया, हम यहाँ रुकते हैं। यस, सुमा बिनोद, आपको कुछ कहना है? सर एक डिस्कस करना था केस, लेट हो रहा है तो फिर कल करते सर, कैसे भी आप चलेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम पहले सुमा विनोद जी की केस देखेंगे, फिर बाद में शुरू करेंगे। ओके, सो कल हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ क्यूर, 3rd चैप्टर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड बाय। थैंक यू।